बेसिकली एडवांस क्लास एक थीटा लेवल का होता है, बेसिक क्लास अल्फा लेवल का होता है। अल्फा लेवल में बस मतलब हम जस्ट बेहतर हुए स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग सीखने के लिए। थीटा में क्या होता है, हम रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार होते हैं। तो आज हम लोग है ना रीप्रोग्रामिंग के टूल्स देखेंगे कि हम किस तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तो साइक्रोनामिशन में हम ज्यादा सिंबल्स यूज करते हैं। इसका रीजन मैंने बहुत पहले भी बता दिया कि ये लाइट कोड सिंबल्स है जहां पे दूसरे एलिमेंट्स इंटरफियर नहीं करते। सैचुरेशन बहुत है नीचे के एलिमेंट्स में। लोग मेडिटेशन पूरी दुनिया करती है, लोग योगा करते हैं, लोग फैशनेबल है, बहुत फायर सेरेमनीज करते हैं जैसे मुने की राइट्स है ऐसे। तो नीचे के चार एलिमेंट्स ना एक मास पब्लिक में ना सैचुरेटेड है। लाइट ही है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा का। तो एक ये है तरीका रिप्रोग्रामिंग करने का, लाइट। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हमारी ब्रेथ, जो एयर एलिमेंट से भी हम कर सकते हैं। आप सोचो, आप जिस तरह से सांसें ले रहे हैं, अगर आपने अपनी सांसों की रिदम तोड़ दी तो क्या होगा। जैसे आप अपन सांसें ले रहे हैं, 1 मिनट में कोई 12 बार, कोई 15 बार ऐसे ले रहा है करके। अगर मैं आपको बोलूं नहीं 8 बार लो, 7 बार लो, जैसे हमने ऐसे सांसें लेना शुरू किया, अब आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले एक रिदम मिल रही थी आपके एंगर को, आपके फियर को, आपके लस्ट को, आपकी जेलसी को, अब वो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जैसे आपने एकदम लंबी गहरी सांसें ली तो आपकी ऑक्सीजन और कही जाएगी, जो रेगुलर जल जाती थी वह की जाएगी। जैसे अभी ये लैंप का दिया है, इसकी जो फ्लेम है एक जगह पे जा रही है क्या? नहीं, राइट। अब देखो अलग जगह पे नहीं। सो दिस इज द ट्रिक। आपको क्या करना है, जब भी आप फ्री हो ना, आपकी ब्रेथ पैटर्न चेंज कर लो। जब भी फ्री हो, जब भी आपको लगता है अभी मुझे कुछ काम नहीं है, खाना बनाने के लिए मैंने रखा है, घर वाले को टाइम है, आपको लगता है ये टीवी में मैं देख रही हूँ, बीच में एडवर्टाइजमेंट है, तो तुरंत अपनी ब्रेथ पैटर्न चेंज कर दो। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो पहले क्या था, लाइट, जो मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल स्टार्टिंग करो। सेकंड क्या है, ये एयर पैटर्न को आपको चेंज करना है। इज इट राइट? तीसरा क्या है कि आपको एनर्जी से चेंज करनी है। अब एनर्जी से चेंज करने का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग मात्रा चैंट कर सकते हो जो फायर एलिमेंट से। इज इट राइट? आप अलग अलग इस फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम मुनि की वे करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। इज इट राइट? उससे भी हम अपनी पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक मोनोटोनस फायर ना किसी ना चीज चीज को ट्रिगर करती है। अरे बार बार गुस्सा ट्रिगर हो रहा है, एंकर ट्रिगर हो रहा है, इज इट राइट? बार बार मैं मुझे ना डर लगता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, क्योंकि वो फायर उसी को जा रहा है ना, उसी इमोशंस को जा रहा है। तो आप सोचो, अगर आपने फायर को अलग तरीके से किया तो डाइवर्ट हो जाए कि नहीं। और एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया से दुबई जाता हूँ, मैं अलग कंट्री में जाता हूँ, तो मेरा फायर अलग हो जाएगा ना, क्योंकि वहां की कलेक्टिव पैटर्न्स अलग है, इंडिया की पैटर्न्स अलग है। यूएस जाऊंगा तो वहां अलग फायर है। इज इट राइट? तो आपको टाइम टाइम पे ना अपनी फायर भी चेंज करनी पड़ेगी। आप सेम फायर में नहीं, मुझे इतना ही पैशन है, मुझे इसी चीज के लिए पैशन है। आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। मतलब अभी आप अपनी फायर को और किसी दिशा में ले जा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब वही काम करो। मतलब आपकी फायर अलग जगह पे गई, आपका कंफर्ट टूट गया, समझ में कि नहीं। मतलब आप बोले मुझे तो ना गायत्री मंत्र का चैंटिंग बहुत अच्छा लगा, मुझे और कोई पसंद नहीं है। आप वो मंत्र चैंट करो जो आपको बिल्कुल पीना था। आप कोई ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, तो आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका फाइनल डाइवर्ट हो जाएगा। इसे लाइक काम पे डाइवर्शन कर लो, मंत्र चैंटिंग में डाइवर्शन कर लो, तो डेफिनेटली ना एक नया, जैसे हम इंडियन कल्चर में कैसे ना हवन यज्ञ की आदत है आपको। हमें अचानक आपको मुने की सिखाओ और मुने की फायर सेरेमनी करा, अब ये तो मैंने कभी किया नहीं है, तो आपका फायर डाइवर्ट हुआ कि नहीं, कंफर्ट से बाहर आ गए, कल्चरल एक्टिविटी से बाहर आ गए कि नहीं। इज इट राइट? तो पूरा मुद्दा रिप्रोग्रामिंग का क्या है, कम आउट ऑफ योर 5 एलिमेंट्स। सो आप अपने 5 एलिमेंट्स के सोच से जाने। अब अर्थ एलिमेंट का रिप्रोग्रामिंग कैसा है कि नॉर्मली हम सभी लोग 100% सीधे चलते हैं। सभी लोग सीधे चलते हैं। आप उल्टा चलना स्टार्ट हो, उल्टे पैर, कितना डिफिकल्ट है।
उल्टा मात्रा चाहते करो, कितना डिफिकल्ट है। ए से जेड बोलते हैं, जेड से ए बोलो, कितना डिफिकल्ट है। इज इट राइट? तो आपके जो चक्रस के ऑसिलेशंस है ना, वो उल्टे घुमाएंगे। और जब उल्टा कॉन्शियसली हम घुमाते हैं ना अपने आप को, इसका मतलब हम नेगेटिविटी में भी कंफर्टेबल है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमसे उल्टा सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, कहाँ भड़का रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमने खुद उसको एक्सेप्टेंस में लाया है। नॉर्मली हम ये करते ही नहीं। आप कैसे बोलते हैं, ये मेरे को लाख रुपया भी देना तो भी मैं ये करूँ ही नहीं, मैं जाऊँ ही नहीं उसके पास। मतलब हमारी दिशा रूट चक्र वहां जा ही नहीं रही है। जैसे कोई कहता है ना, मुझे कोई करोड़ रुपया देना, मैं मस्जिद में जाऊँ ही नहीं, मैं तो रात के मंदिर में ही जाऊँ। अब इतने कट्टरवादी हैं करके। लेकिन आप सोचो, अगर आप अपनी कॉन्शियस डिसीजन से कहीं जाते हो उस जगह पे जहां आप कभी नहीं जाओ, शमशान में जाते हो, मस्जिद जाते हो, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में आ गए कि नहीं? जो एंटी वाली थी उसमें, अपनी वाली कंफर्ट जोन नहीं, दूसरों की कंफर्ट में आ गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा, अगर उसको वहां खुशी मिलती है, इसका मतलब कोई बुरी बात नहीं है। मैं क्यों उसको खींचू, मैं क्यों डाइवर्ट करूं? मुझे पैनिक ही नहीं होना है, कोई किसी भी दिशा में जाए। तो दैट इज अर्थ एलिमेंट रिप्रोग्राम। ये बहुत कम लोग करते हैं, इज इट राइट? क्योंकि हमें ना बचपन से एक डिसिप्लिन में रहने की आदत है। और स्पेशली जो लोग कहते हैं ना कट्टरवादी है, जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो अपने रूट चक्र के ओवर डिसिप्लिन में रहते हैं, वो कभी कहीं नहीं जाएंगे। और हम क्या सोचते हैं कि अल्टीमेटली अगर 360 डिग्री का यहाँ पे स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी है, तभी अगर आप वननेस में आ सकते हैं, तभी मोक्ष मिल सकता है। इसका मतलब ये तो कंपलसरी है सब ह्यूमन बींग्स के लिए, चाहे आप इस लाइफ में करो या नेक्स्ट लाइफ में करो। मैंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में देखा है, मैंने अपने आप को बुद्धिज्म में देखा है, सिखिज्म में देखा है, इस्लामिक में देखा है। अब मैं जैन फैमिली से हूँ और उसके बाद भी शिरडी आता हूँ। तो आपको नहीं लगता मैंने अपनी रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी चेंज की? मेरे लोग तो कभी आएंगे ही नहीं शिरडी में। समझ में आ रहा है? तो मैं ये क्यों कहने कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये रिप्रोग्रामिंग का एक जरिया है। ऐसे मत सोचो कि आप बैठे बैठे आप थीटा लेवल पे चले जाओगे, बैठे बैठे आप अपनी रिप्रोग्रामिंग करोगे। आपकी न्यूरल सिग्नल्स मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको वो आदत सी पड़ गई ना। आप किसी भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा मॉड्यूल होता है, एक अच्छा प्रोटोकॉल होता है, और लोग मजा आता है उस प्रोटोकॉल पे। आप ब्रह्म कुमारी में जाओ, आटो कहीं पे भी जाओ, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो एक मोनोटोनस होता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जो नाड़ियां खुली थी खुल गई। अब क्या समझ में? आप ये गार्डन में घूम रहे हो, आपको जितना गार्डन में मजा आना था मजा आ गया, मॉल में जा रहे हो मजा आ गया था, आ गया। अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट? लेकिन जब हम अपनी ऐसी ऑसिलेशंस करोगे, ऐसी मूवमेंट्स करोगे जहां डाइवर्सिटीज है, जहां कभी जाने की सोचे नहीं, बिकॉज आपके व्हाट यू रेसिस्ट दैट परसिस्ट। जो हम नहीं करना चाहते हमारी लाइफ में वही तो होता है। जो हम नहीं सोचते, नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, लोग वही हमसे करवा है या वही हमारे सामने कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? क्या आप उनको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या है ना, अपनी एंटी मूवमेंट्स करना है, वो करना है जो बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा ना, आपका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस टूट जाएगा, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और यही तो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट स्टेप है। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, नहीं तो आपका कभी रिप्रोग्रामिंग होगा ही नहीं। काली माँ के जो गले में इतने जो स्कल्स है, वो कहते हैं हर पर्सनालिटी को एक्नॉलेज करो। वो कोई काला जादू नहीं कर रही है, वो पर्सनालिटी दिखा रही है। वो जो ब्लड ऐसे ऊज कर रही है, ब्लड में से जो भी आपके पैटर्न है उसको वो टपका रही है कि गिराओ अपनी मोनोटोनस पैटर्न को। समझ में कि नहीं? हेट्रोजिनस पैटर्न में आओ, स्टीरियोफोनिक हो जाओ। तो उससे क्या होगा ना, आपको तो कभी कुछ ट्रिगर नहीं कर सकता है, आपको कोई इरिटेट नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली कैसा होता है, यार बहुत तू ऐसा करता है ना, मुझे चिढ़ मचती है। जैसे कल भी मैं टॉक में कहना था कि कोई नॉन स्मोकर होता है ना, उसको स्मोकर से बहुत प्रॉब्लम होता है, या तो दूर ही जाके स्मोक कर, या तेरा धुआं मुझे परेशान करता है। अब वो बंदा तो अंदर ले रहा है, और आप तो सिर्फ उसको देख के या उसके धुएं से परेशान होते हो। इसी राइट? तो आप देखो ना, कुदरत कैसा है, जो चीजें नहीं करनी है ना उसमें पहले आपको उलझाता है। आपने देखा कि नहीं? ये कुदरत के पैटर्न है। क्यों ये पैटर्न है? बिकॉज दिमाग को आपको शून्य करना है, और शून्य के लिए जब तक आप अपना रिप्रोग्रामिंग नहीं करोगे, रिवायरिंग नहीं करोगे, नहीं चलेगा। ये 100% है। और जब भी हमने ऐसे कर लिया, कॉन्शियसली कर लिया खुद के डिसीजन से, तो आप बोलो अगर कोई आपके सामने कर रहा है, आपको बुरा लगेगा फिर?
बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब आप खुद कभी ट्रेन में नहीं जाना चाहते, भीड़ की बस में नहीं जाना चाहते, आप खुद ही बस में बैठ गए, खुद ही ट्रेन में गए, तो आपको भीड़ से भी चिढ़ निकल जाएगी, क्राउड से भी आपको इरिटेट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि क्या फर्क पड़ता है? कुछ चीजें अगर हमने कर ली और हम सोच रहे कि मुझे इसलिए करना है ताकि जो बहुत कुछ कर रहे उनसे मुझे इरिटेशन ना हो, या तो मेरी एनर्जी खुद में इन्वेस्ट होती है जो लोग मेरे अगेंस्ट में है, तो हम भी उनके फेवर में आ गए कि नहीं? मीन्स वी आर डूइंग फ्रेंडशिप विथ अवर ओन इंटरनल एनिमीज। ये टाइटल है। हम किससे दोस्ती कर रहे हैं? उन चीजों से जो हमने अपने अंदर एक एंटी एलिमेंट क्रिएट करके रखा है, एक एंटी फीलिंग क्रिएट करके रखा है, जो एंटी थॉट क्रिएट करके रखा है कि ऐसे तो कैसे सोच सकते हो, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। हम ऐसी बातें करते ना, मीन्स वी आर एडेमेंट टू अवर थॉट। तुम्हें ऐसे कैसे भाव आया किसके लिए? मैं तो कभी इसके लिए भाव भी क्रिएट ना करूं, तुम्हें इसके लिए प्यार कैसे आ सकता है? इज इट राइट? मतलब जब टेररिस्ट अटैक होते हैं ना, कभी भी कहीं पे भी, हैदराबाद में, मुंबई में, कहीं पे भी होते हैं ना, हम लोग तुरंत ना बैठ जाते हैं लिख के लिए कंपैशनेटली उस बंदे को जिसने इसने अटैक किया। उस टाइम पे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन उसको कोसते रहती है। तो आप सोचो कैसी वाइब्रेशन जाएगी। अब आप भी अगर कोसोगे ना, आप उस एंटी वाइब्रेशंस में नहीं आ जाओगे? कैसे वाइब्रेशन आएगी आपको? तो इस टाइम पे अगर आप प्रे कर रहे हो, इसका मतलब आप अगेंस्ट द क्राउड जा रहे हो, और जो अगेंस्ट द क्राउड जाता है ना, वही मुक्ति और मोक्ष में जा सकता है। क्राउड वाला कभी नहीं जा सकता। ये लिख के रखना आज की तारीख में। कोई महावीर बुद्धा ना क्राउड के साथ मोक्ष में नहीं गए, ये लोग एंटी क्राउड में गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस क्राउड को एक्सेप्ट करते हुए एंटी क्राउड में गए। उनको कोसते हुए नहीं है कि क्या तू लोग नर्क में जा रहे हो, क्या तू पापी हो, क्या तू कार्मिक हो। ऐसे किसी ने कभी बोला? मुझे बताओ। जीसस ने कभी बोला जब उनको क्रूसीफाइड किया कि क्या पापी लोग हैं, मेरे को क्रूसीफाइड किया? उनके लिए कंपैशन करके वो मरे। तो दिस इज द थीटा ई, दिस इज द रिप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। तो उससे क्या होता है ना, आदमी को कोई चीज से है ना गिला शिकवा ही नहीं रहती, कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई आदमी सफर ही नहीं करेगा। स्ट्रगल ही खत्म हो गई कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ आज के दिन में 100 ही रुपया है, और मैं सोचूंगा यार आज मेरे पास 1000 रुपये होते, 10,000 होते, कितना अच्छा था। और सोचो अगर मैं वो 100 रुपये में से भी किसी को 10 रुपये दाग कर देता हूँ, और अब मेरे पास 90 रुपये है, तो मैं सोचता हूँ अरे यार इसमें से भी तो मैं दे सकता हूँ, तो दूसरे नहीं भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है? इस 10 रुपये पे सामने वाले का तो आज खाना निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप कॉन्शियसली रिप्रोग्रामिंग करो। तो आज मैंने क्या बताया? एक लाइट रिप्रोग्रामिंग कर सकता है, एक ब्रेथ कर सकता है, इज इट राइट? तीसरा एनर्जी कर सकती है, इज इट राइट? चौथा आपका अर्थ एलिमेंट कर सकता है, राइट? नाउ फोर्थ इज योर अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? आपका एक नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन को अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का मतलब नहीं देखना और घुसना, देखना और देखते ही रहना आउट ऑफ फोकस। कैमरे में कैसा एक सिस्टम रहता है ना, आउट ऑफ फोकस, कि जिसमें उसको जूम आउट करते, इज राइट? वो है भी और नहीं भी है, वो समझ में नहीं आता वो कौन है। अगर मैं आपको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, तो ये सब आउट ऑफ फोकस हुए कि नहीं? आपको देख रहा हूं, ये सब आउट ऑफ फोकस हुए कि नहीं? ये आदत डाल दो। तो हमको क्या करना है ना, जब भी फ्री बैठे है ना, हम इस अंगूठे को देखेंगे और लोगों को आउट ऑफ फोकस करेंगे। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे इसको और वाला नहीं देखना है जो नॉर्मली आप देखते हैं। मुझे सिर्फ ना इन सबको आउट ऑफ फोकस करना है। अब क्या अगर धीरे धीरे सपोज ये अंगूठा नहीं है, और आप लोग में से कोई भी बात करना है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ऐसी बातें करना है जो इरिटेट हो रहे हैं, क्या ये बकवास कर रहे हैं, ये एकदम मुझे से सीरियल वाली बातें कर रहे हैं। अब मैं एक इल्यूशनरी इस अंगूठे को ही देख रहा हूं, तो आपकी बातें मेरे अंदर जाएगी ही नहीं। आई एम आउट ऑफ फोकस, राइट? तो सामने वाले को लगेगा भी नहीं आप निग्लेक्ट कर रहे हो, उसको लगेगा हाँ देख रहे, लेकिन आप आउट ऑफ फोकस। दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है प्योर ऑब्जर्वेशन। 1% भी ये ना लेफ्ट ब्रेन में जाके एनालिसिस करेगा, ना राइट ब्रेन में जाके कोई इमोशनल ट्रिगर करेगा, सिर्फ वो ऑब्जर्व करेगा। दिस इज ऑल्सो रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो थीटा ई, इज इट राइट? ऐसे मत सोचो इसे साइकिक सर्जरी में ही आप रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। मतलब जहां पे भी आपको लगता है कि ये कुछ गलत चल रहा है और सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, आउट ऑफ फोकस कर सकते हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ,
और अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग लड़ रहे झगड़ रहे, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, यार ये लोग क्यों साइड में नहीं हटे, मुझे जाना है, तो मैं तुरंत आउट ऑफ फोकस हो जाऊंगा। अब उसमें क्या होता है ना, ये जो भी आस पास में हो रहा है ना, वो अपना काम भी क्लियरेंस है कि नहीं, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई जूझ रहे, जो भी चीजें हैं, तो हमें क्या है ना, उस टाइम पे अगर हम आउट ऑफ फोकस रहे, अपनी अवेयरनेस सिर्फ इस अंगूठे में 1 सेकेंड 2 सेकेंड की लिए लाए, अंगूठा निकाल दिया और सोचा बस अंगूठे पे ही देख रहा हूँ। आप किसी भी चीज पे त्राटक कर सकते हो, आप ये फ्लैप पे कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, कार रहता है, कार के यहाँ पे मेरे गणेश जी है, मैं गणेश जी को देखते रहता हूँ। आउट ऑफ फोकस हो गया। तो लोग जब तक टाइम पास करते हैं, मैं गणेश जी को देख रहा हूँ, तो मैं क्या एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मेरा जो 535 मेगापिक्सल आईज का है, मैं पूरी एनर्जी गणेश जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे उस क्राउड से, उस फाइट से, उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? ये एक्सरसाइज डाल दो आप। क्यों मैं कहता हूँ, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है। आप हर बार कुछ सही से करने को नहीं बैठोगे। हर बार ये जो थीटा लेवल की जो आपको ये जो एक्टिविटी यहाँ सिखाई है ना, आप नहीं कर पाते हो। आप गिब्रिश नहीं कर पाते हो, आप डायनेमिक ऐसे नहीं कर पाओगे मुझे बताओ? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीजें ऐसी है कि जो कहीं भी भी करेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ब्रेथ चेंज किया, किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। आपने अपनी मेंटल साइकोलॉजी चेंज की, आपने अपना परसेप्शन चेंज कर दिया, आपने अपना नजरिया बदल दिया, किसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज क्या होता है ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी गोज। हमने अटेंशन को ही अपने हिसाब से कर लिया, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, दंगे हुए, कुछ भी हुए, फाइट हुए, कुछ भी हुए, बैक पीछे कोई कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ध्यान में क्या रखना है, कोई चीज को इतना एब्जॉर्ब नहीं करना है कि जिसको निकालने के लिए ना उससे 10 गुना ज्यादा टाइम क्या है। क्योंकि 10 मिनट के कोई झगड़े चल रहे हैं ना, हमने इतना एब्जॉर्ब किया कि 10 घंटे लगते उस झगड़े को निकालने के लिए, दिमाग से, दिल से। होता है कि नहीं? किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, कोई बोल दिया, तो आपको कितना हर्ट होता है। फिर हम बोलते हैं, यार सुबह मुझे किया, रात तक मैं उसको बुला नहीं पाया, मुझे अभी भी याद है। और आप नॉर्मली क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐसे हर्ट होते हो ना, आप 2 लोगों को, 4 लोगों को बताते रहते हो कि मेरे साथ बता, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वो और 4 को बताएंगे, वो और 10 को बताएंगे, मतलब रात तक ना 400 आदमी तक ये बात पहुंच जाएगी। तो ये क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आपको रिप्रोग्रामिंग इसलिए करना है क्योंकि ये चीज आप उसको वायरल ना करो। मतलब ये तो मीडिया का काम हो गया कि नहीं? जैसे कि पॉडकास्ट बनता है, उसकी एक रील बनती है, उसकी रील को वो लोग कितना प्रमोट करते हैं, उस रील को देखते लोग पूरी एक पिक्चर बना लेते हैं। तो आप सोचो ना, किसी ने आपको बोल दिया, पदरीगढ़ ने आपको कुछ बोल दिया, आपको किसी पार्टनर ने बोल दिया, आपको किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, और आपने वो बातें 4 लोगों को बताई, 4 लोग 400 तक पहुंच जाते हैं। हम 400 के अंदर वो छवि गिर जाती है, आपको बताए आज किसके साथ ऐसा हुआ। मतलब कितने लोगों के सबकॉन्शियस में आप अपना ये घटना डाल देते हो, ये इंसिडेंस डाल देते हो। आप मुझे बताओ वो बाहर कैसे आएगा? जब तक 400 टाइम्स हीलिंग नहीं जाएगी। पहले तो 4 में ही खत्म हो सकती थी जिनके साथ आपका इश्यू हुआ था, या उसी पर्सन के साथ फॉरगिवनेस करके, कॉर्ड कट करके कर सकते थे। दैट्स अ रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उस सिचुएशन में उसको वैसा ही रखा और उसकी मार्केटिंग कर दिया आपने, उसको प्रमोट कर दिया आपने, उसको वायरल कर दिया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हाँ, अभी रिस्पॉन्सिबल है ना। मतलब अगर रिक्शा वाले ने कहीं ज्यादा पैसे ले किया, कहीं से भी किसने आपके साथ थोड़ा फ्रॉड किया, थोड़ा चीट कर दिया, आपको क्या है ना, क्योंकि क्या है, ये यूनिवर्स में ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत घूम रहे, बहुत घूम रहे। मैं हमेशा कहता हूँ 98% इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। इसमें आपने अपने कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया ना, आप भी उस 98 के ब्रह्मांड में आ गए, हाई क्लाउड में आ गए। कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके जैसे कितने लोग विक्टिमाइज्ड हुए, कितने लोग आज फंसे, तो सभी के साथ आगे की नहीं आ। तो हमें ऐसे क्लाउड में जाना है क्यों? हमें उस क्लाउड में जाना है जहां पे लोग एनलाइटन हुए थे, जहां पे लोगों ने त्यागा था, सेक्रीफाइस किया, स्पिरिचुअल एक्टिविटी की। हमें उस क्राउड में जाना है। तो दिस डाइवर्शन इज ऑल्सो रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कि जहां पे कुछ हो रहा है और आपकी अवेयरनेस और कहीं जा रही है। इमीडिएटली कोई आपने बाबा की वीडियो ओपन कर लो, शिवानी की ओपन कर लो, किसी की भी ओपन कर लो आप, तो आपका डाइवर्शन होगा कि नहीं? बिकॉज आंखें अब और कुछ देख रही है।
इज इट राइट? और जैसे कोई घटना होती है, आपको अपने आप को रिप्रोग्रामिंग करना है। चलो आज धोखा मिला, मतलब कितना बड़ा कर्व क्लियर हो गया। एक सेंटेंस यही बोल रहा है, क्या बोलेंगे? कर्व क्लियर हो गया। आज जिसने मेरे से 50 ज्यादा लिए ने, तो 50 रुपए देने के लिए मुझे एक जन्म लेना पड़ता था। देखो कैसे रिप्रोग्रामिंग किया हमने माइंड को। इज इट राइट? इमीडिएटली हमने उसको ऐसे किया। मतलब कहीं पे भी होता है ना, आज मुझे लगता है वो वहां पे अनाउंस कर रहे हैं कि आज 2 घंटा फ्लाइट लेट है आपकी, कहीं पे भी जाने के लिए। तो मैं कहता हूँ चलो यार, आज 2 घंटा हिली के लिए जबरदस्त टाइम मिल गया। एयरपोर्ट पे बैठा, सबकी बातें भी करो, कॉन्टेक्ट करो। उतने ही 2 घंटे में सारे लोग इरिटेट होते। जाके करेंगे कुछ नहीं, बिस्तर में जाके सो जाओ। इज इट राइट? किसी को एक्चुअली कुछ काम नहीं होता, हॉनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि किसी के वजह से तो कोई दुनिया चल भी तो नहीं रही है। सिर्फ उसका एक ईगो पार्ट रहता है, यार जल्दी पहुंचना था, मुझे ये करना था, वो करना था। अरे तुम अगर बिस्तर पे रहते या हॉस्पिटल में रहते तो भी तो दुनिया चलती के नहीं। तुम मर भी जाते तो भी दुनिया चलती के नहीं। तो ये ईगो फैक्टर है कि मुझे उस टाइम पे वहां पहुंचना था। अरे नहीं पहुंचते तो भी तो चीजें चलती के नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1.5 दिन नहीं आया शुरू में, तो भी रिट्रीट चली के नहीं। पिछली बार भी मैं सिर्फ एक ही दिन था, 4 दिन यहाँ नहीं था, तो भी रिट्रीट चली के नहीं। ये एक ईगो फैक्टर होता है कि मैं वहां नहीं हूं। ये आपको नहीं लगता ये हम बॉडी कॉन्शियस की बात कर रहे हैं? इज इट राइट? तो माइंड को रिप्रोग्रामिंग क्या करना है? आई एम एवरीवेयर एंड एवरीवन इज एवरीवेयर। बात खत्म हो गई। उसका प्रेजेंस मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा प्रेजेंस उसकी जगह पे कोई इंपॉर्टेंस, कोई मायने नहीं रखता। बिकॉज एस्ट्रली यू आर एवरीवेयर। अगर कोई आपको दिल से याद कर रहा है, मतलब आपकी प्रेजेंस फील कर रहा है। और आप किसी को दिल से चाहते हो, इसका मतलब आप उसकी प्रेजेंस को कहीं पे भी फील कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? हम कहते 33 करोड़ देवी देवता, किसने देखा है फिजिकली, मुझे बताओ। आंखों से किसने हनुमाती को देखा है, कृष्ण को देखा है, राम को देखा है? आप फील ही तो कर रहे कि नहीं? तो आप अपने आप को ये प्रोग्रामिंग करना है कि इट डजेंट मैटर वेर एवर आई एम परफेक्ट, क्योंकि नियति को पता है आपको कब कहाँ ले जाना, कितना ले जाना, कितना रखना, कितना नहीं रखना। बिकॉज ये ब्लूप्रिंट पहले से बनी हुई है। सिर्फ हमें ये ईगो है, नहीं मुझे ये चेंज करना है, मुझे ऐसा करना है। आप अपने आप की फिलोसॉफी को चेंज करो, बिलीफ को चेंज करो, साइकोलॉजी को चेंज करो, अपनी थियरी को चेंज करो। दुनिया को बदलने के लिए कुछ मत करो। हो सकता है आपके बदलने से कहीं ना कहीं वो वाइब्स जाए, वो वाइब्रेशंस जाए, और लोग उस तरंगों से बदल जाए। हु नोज दैट? शायद आप ही तरंग कुछ कम पड़ रही है, बाकी सब, जैसे मैं कहता हूँ ना, अरे 100 रुपीज चाहिए थे, 99 हुए, और इन्होंने आके मुझे 1 रुपया दी। अरे थैंक यू यार। भले इनका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन इनके वजह से मेरे 100 रुपीज तो ओके कि नहीं? इज इट राइट? तो आपको हमेशा ये सोचना है, अच्छा मेरा कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में पॉजिटिव रह गया क्या? ओ, मुझे थोड़ा हीलिंग करने दो, मुझे थोड़े फोटोज डालने दो, मुझे थोड़े सिंबल्स डालने दो। ये रिप्रोग्रामिंग करोगे ना, आप हमेशा ऑक्यूपाइड रहोगे, कभी फ्री नहीं रहोगे। हम बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते कि नहीं? तो आप खाली दिमाग क्यों रखे? हम जब भी हैं, हम इन्वोकेशन करके, चलो मेरी सिस्टर को मैं हील करती हूँ, चलो मैं मेरे जो भी एंसेस्टर है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं तो रीबर्थ किया होगा, चलो मैं उसको हील करती। मतलब आप कितना ऑक्यूपाइड रह सकते हो? 2 घंटे तो एयरपोर्ट पे ऐसे निकल जाते मेरे, तो 4 घंटे ऐसे निकल जाते। कल मैं अहमदाबाद से नासिक आया, नासिक से मैं शिरडी ड्राइव करके आया, तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया। इज इट राइट? सुबह निकला था मैं 7 बजे, यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे 2 बजे। तो आप सोचो कितने घंटे। रहते तो मैं इरिटेट होगा, कब पहुंचू कब पहुंचू, एंजाइटी अटैक्स आते कि नहीं? और मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे काम तो वही करना है। तो आपको भी ना अपनी रिप्रोग्रामिंग क्या करनी है, फिजिकल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाओ। माइंड पे भी मत आओ, इमोशनल कॉन्शियसनेस पे भी मत आना, सीधा सोल कॉन्शियसनेस पे आओ कि लगता है मुझे बैठ के ना एस्ट्रली कुछ करना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? किसी फार्मर को हील करो, आर्मी मैन को हील करो, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हील करो, कोई सीनियर सिटीजन के ग्रुप को हीलिंग करो। तो इससे क्या होगा ना, आपके कनेक्शंस वाइब्रेट हो जाएंगे। जैसे अभी ना, इसमें फॉर एग्जाम्पल 50 एप्स है मेरे मोबाइल में। नॉर्मली हम 4 यूज करते हैं, 3 से 4, है ना? इंस्टा यूज करते हैं, ये फेसबुक, ये सब करते हैं। अब आप एकदम खाली बैठे हो, एक ऐप ऐसा है जो आपको कितना भी टाइम डाल सकते हैं, और वो है यूट्यूब का।
जिसमें आप कितने भी सत्संग देख सकते हो, कितने भी महात्माओं के गुरुओं के टॉक्स देख सकते हो, इज इट राइट? तो हमें भी ये सोचना, मेरा एक को स्पिरिचुअल चैनल है जिसमें मैं कितना भी टाइम निकाल सकता हूँ, दैट इज अ हीलिंग चैनल। वो मेरा हीलिंग चैनल है। मतलब मैंने अगर मेरी फैमिली का यूट्यूब खोला तो फैमिली के एक एक मेंबर की हीलिंग करूँ, अगर मैंने रिलेटिव्स का खोला एक एक रिलेटिव्स की हीलिंग करूँ, अगर मैं अपने गुरुओं की हीलिंग करता हूँ, अपने मास्टर्स की करता हूँ, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन बना कि नहीं? सिर्फ मुझे लेना नहीं है, मुझे देना भी है। मुझे सिर्फ राहु को एक्टिवेट नहीं करना है, केतु को भी एक्टिवेट करना है। ये आपका रिप्रोग्रामिंग चाहिए। या तो नॉर्मली हम क्या करते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, ये राहु की बातें कर रहे हैं। रिप्रोग्रामिंग क्या करना है यहाँ पे, केतु की करना है। मुझे देना है, मुझे देना है, यूनिवर्स को देना है, स्पोर्ट्समैन को देना है, मुझे कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स को एनर्जी देनी है कि उनकी सत्ता अच्छी चले, इस राइट, पार्लियामेंट में मतलब अच्छे से लोग अलाइनमेंट में आ जाए। मतलब कितना कुछ करने का है, अप्रिशिएशन कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक्नॉलेज भी नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो ये काम किसका कर रहे हो, नागा साधु का कर रहे हो, जो इनविजिबल है, जो कहीं दिखते नहीं, कहीं मिलते नहीं, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में वो सब हमारी दुनिया चला है। दिख रहे हैं आपको? कोई नहीं दिख रहे ना? तो मैं ये कह रहा हूं, आपको भी कोई नहीं दिखेगा। आप बैठे बैठे फ्लाइट में रीड कर रहे हो, घर में बैठे रीड कर रहे हो, कितना जबरदस्त है आपके पास करने के लिए। क्यों उलझना है इस दुनियादारी में, इस प्रॉब्लम में, और उनकी बातें भी क्यों करना है हमें। वो उनके अपना चलने दो, जो भी ड्रामा चल रहा है उनके घर में चल रहे हैं, हम तो अपना अच्छे से स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते कि नहीं। और कौन रोक सकता है, किसकी परमिशन लेनी है, प्राणी के लिए में लेनी पड़ती है, रेकी में परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे इस सीडिंग में तो कोई परमिशन नहीं है, हमें तो सिर्फ रिप्रोग्रामिंग करना है कि मेरे एक सिपल डाले से आज लाखों लोग ठीक हो गए, मेरे एक हीलिंग के सिंबल से आज सारे पक्षी वापस आ गए, सारे बर्ड्स वापस अब मुझे दिखने लगे। इज इट राइट? उस जगह पे बारिश आना शुरू हुई जहां पे नहीं आ रही है। मतलब कैसे आपने देखो, आपने खुद को रिप्रोग्रामिंग नहीं किया, अब आपने कुदरत को भी रिप्रोग्रामिंग करना सीख लिया, निसर्ग को भी करना सीख लिया। लोग तो कोसते हैं, अरे बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, अरे आजकल पक्षी नहीं दिख रहे, कितना पॉल्यूशन है, कितने मतलब ये मोबाइल्स के टॉवर्स आ गए, वाइब्रेशंस आ गए, कि सब चिड़िया वगैरह दिखती नहीं है। मतलब हम कोसते रहते हैं, बट हु इज इनवाइटिंग देम, हु इज विजुअलाइजिंग देम, हु इज क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर देम, हु इज क्रिएटिंग द एनर्जी फॉर देम? कोई नहीं कर रहा है। कर रहा है, मुझे बताओ। पिक्चरें भी बन रही है उसके ऊपर कि भाई यहाँ टॉवर की वजह से ये हुआ वो हुआ, बट हु इज टेकिंग द इनिशिएटिव? कोई भी तो नहीं ले रहा है, राइट? तो आप क्या था, बैठे बैठे आपका पास क्रिस्टल है, चलो सारे आज बर्ड्स को हीलिंग करना शुरू की, सारे प्लांट्स को हीलिंग करना शुरू, हिल स्टेशन पे हीलिंग करना शुरू की, पॉल्यूशन को हीलिंग करना शुरू की, करप्शन को हीलिंग करना शुरू की। हर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं? सो दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड। किसी के फ्रॉड में, कोई किसी की एंटी सोशल एलिमेंट में चीजें डालता है, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे सिचुएशन में उनकी भी हीलिंग करेंगे कि वो भी जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि उनका सेफ और प्रोटेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि क्या है, कुछ भी करो इस दुनिया में, एक ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट होने ही वाली है, आप रोक नहीं सकते हो। रोक सकते हो, मुझे बताओ? कुछ भी करो इस दुनिया में, तो आपको क्या करना है, जो ऑपोजिट चीजें बन रही है ना, उस ऑपोजिट चीजों को हीलिंग करनी है, ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। ज्यादा टाइम तक दुश्मनी कहीं नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा टाइम तक गिले शिकवा हेट्रेड रिवेंज नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है आपको? अब एक पार्टी जीतती है तो 5 साल तक वो जीत का जश्न मनाती है, और वो 5 साल ऑपोजिशन वाले को ट्रिगर करने का मौका देती है। तो जब हम ऑपोजिट पार्टी को हील करते हैं तो रूलिंग पार्टी अच्छा काम कर सकती है। कर सकती है कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि क्या होता है ना, ऑपोजिट पार्टी को कोई सद्बुद्धि नहीं देता, कोई अच्छी ब्लेसिंग नहीं देता। हम यहां से सिंबल डालेंगे, भाई उसको काम करने दे, तू तेरा काम कर, 5 साल के बाद अगर तेरे में कुछ है तो तू भी आ जाएगा। हमें किसी का फेवर नहीं करना है, लेकिन हमें क्या है ना, हमें देश का विकास करने के लिए हमें स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन करना है। ये रिप्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो आप। एंड स्पेशली हम क्यों एंटी एलिमेंट को करते हैं? क्योंकि कल सिर्फ देश के दुश्मन नहीं है, पॉलिटिक्स के दुश्मन नहीं है, आपके भी तो दुश्मन है। तो जब आप है ना थर्ड पर्सन की एनिमीज को हीलिंग करना शुरू करोगे ना, आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग कैसे होगा? हम अपने भी तो दुश्मन को कर सकते, हम उनको भी तो कर सकते जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे विरुद्ध में है।
हमको क्यों परेशान होना उनके लिए? कहीं पे भी उनका सुख हो, शांति हो, वो मोक्ष में जाएंगे तो उनका जो कॉमन कर्मा पार्टिकल हमारे साथ है, हम भी तो उनके पीछे पीछे मोक्ष में जाएंगे कि नहीं? इसे राइट। मैं कभी भी गाड़ी चलाता हूँ ना, कोई मुझे ओवरटेक करता है ना, मैंने अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग किया, अरे इसको शायद जल्दी मोक्ष में जाना है, मैं तो बाद में जाऊंगा, मुझे 4 लोगों को ले जाना है। तो मुझे इरिटेट नहीं होता यार, अब मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, उसके आगे जाऊंगा। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि नहीं, आपका ईगो हर्ट होता है, ट्रिगर होता है, ये कैसे आगे गया? तो कोई भी अगर आपका काम कर रहा है ना, उसको करने दो और खुशी खुशी करने दो। क्यों? क्योंकि समझ में आता है कि भगवान चाहते हैं कि तू शांति से बैठना, तू तो हीलिंग भी कर सकता है, वो थोड़ी कर सकता है। उसको फिजिकल काम करने दो, उसको अपना आगे बढ़ाने दो, अपना माइंडसेट को। आपको साइलेंटली रहना है, स्टील रहना है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ स्टीलनेस, साइलेंस में ही स्पिरिचुअलिटी है। शिवा उन्हीं को पसंद करते हैं जो शांति से बैठ के ना उनके जैसे ध्यान साधना कर सकते। हर बार ऐसे वायलेंस रह के कुछ नहीं कर सकते। कर सकते मुझे बताओ? है ना, कोई आपके साथ कृष्ण भगवान नहीं है और ना तो अब अर्जुन है कि चलो युद्ध के मैदान में आप उतर गए। किसने लाइसेंस दिया क्या मुझे बताओ लड़ने का, झगड़ने का? हम क्यों मतलब सैटर्न गॉड का काम करें? सैटर्न अपना काम करने वाला है, शनि अपना काम करने वाला है। इज इट राइट? हम शनि का काम करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, जस्टिस देंगे सैटर्न को, लेकिन रिलीजियस लेवल पे नहीं कि नहीं मैं तो फाइट करूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा, इसको एक्सपोज करूंगा। नॉर्मली ये माइंडसेट रहता है कि नहीं हमारा। और आप सोचो ना, आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जिसने कुछ गलत किया, तो आप भी उसी की फ्रीक्वेंसी में आ गए कि नहीं? इज इट राइट? सबसे पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में रहना है, उसकी फ्रीक्वेंसी में आने ही नहीं देना है, उसके साथ अलाइनमेंट नहीं करना है आपको। ये चीज ध्यान में रखो। और दूसरी बात, आपको उसको ब्लेस करना है ताकि वो भी अपना फ्रीक्वेंसी का एलिवेशन हो, तो वो भी तो क्राइम नहीं करेगा कि नहीं? मैं जेलों में जाके क्यों हीलिंग करता हूँ, क्यों उनको सिखाता हूँ? क्योंकि मुझे उनको भी है ना वाइब्रेंट करना है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करना है। मैं उनको भाषणबाजी नहीं देता हूँ कि तुमने पाप किया, अच्छा हुआ तुम इधर आए। उनको मुझे गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं करवाना है। इज इट राइट? मैं कहता हूं आप 4 दीवार में बंधे हो, हम खुले दुनिया में बंधे बंधे दोनों है, तो उनको अच्छा लगता है। हमने भी मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए भी बाउंड्रीज बांधी है, हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी हमारी बाउंड्री बांधी है। तो हमारी बाउंड्रीज दिखती नहीं है, दीवारें दिखती नहीं है, तुम्हारी दिख जाती है। हम भी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, हम भी है ना पेट के लिए काम कर रहे हैं, हम भी दुनियादारी कर रहे हैं। तो सब लोग बंधे पड़े, कुछ लोग दिखते कुछ लोग दिखते नहीं है। तो उनको लगता है अरे हाँ ये तो बात सही है करके। हमको उनको दिलासा देना है कि वी ऑल आर वन। हम बोलते हैं ना जो पकड़े गए चोर चोर है, जो बच गए वो साहूकार है। नॉर्मली हम ऐसे बोलते कि नहीं? तो जब हम उनको ऐसे बोलते, हाँ यार मैं ही पकड़ा गया, मेरे से तो कितने लोग चोरी करते हैं, तो हम उनको क्या ना ऐसे बातों में ना एक उनके साथ एक ट्यूनिंग करते हैं और फिर उनको सिंबल सिखाते हैं, फिर हीलिंग करते हैं, फिर अट्यूनमेंट करते हैं, ताकि फिर क्या है ना उनको लगता है हाँ यार ये तो सही बात है, हमें तो बाहर निकलना है इससे, इसमें उलझ के थोड़ी रहना है। तो क्या होता है ना, माइंड में एक चीज ध्यान में रखो, जब तक ट्यूनिंग नहीं होती ना कोई आपकी बातें मानता नहीं। मानता है मुझे बताओ? कोई भी मानेगा? आप किसकी बातें नहीं मानते हो? कोई आपकी बातें क्यों मानेगा? दिस इज राइट। तो वो एक पोजीशन होती है, जैसे टीसी आता है ना ट्रेन में, उसको हम टिकट दिखाते, और कोई पूछेगा तो आप दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे ना। कोई डॉक्टर आता है, उसके साथ आप खुले दिल से बात करते हो, अपने सिम्टम्स बताते हो, अपने पर्सनल चीजें बताते हो, दूसरे को बताओगे? नहीं बताओगे। तो ये होता है कि पहले है ना माइंड में प्रोग्रामिंग करो, ट्यूनिंग करो कि मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गया हूं, मैं उसके साथ मैंने फ्रेंडली कंपैशनेट रिलेशनशिप बना लिए। अब आपके लिए इजी है उसको ट्रांसफॉर्म करना। इज इट क्लियर? अब कोई एक छोटा बच्चा चाकू से खेल रहा है ना, आप चाकू छीन नहीं सकते। इज इट राइट? आप अपने हाथ में ऐसा खिलौना लेके इतने मजे करो, इतना खुश रहो, तो उसको लगे यार ये चाकू से इतनी खुशी नहीं मिली जिसको इसको इससे मिल रही है, तो अपना चाकू छोड़ के आपके खिलौने के पास आएगा। सी दिस इज द टेक्निक ऑफ द थीटा हीलिंग। समझ में कि नहीं? उसके लिए कोई डीप प्रोसीजर्स नहीं करनी है, एक लॉजिकल माइंड लगाना है कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, उस बच्चे की फ्रीक्वेंसी में इनर चाइल्ड एक्टिवेशन करना है। जैसे मैं उस इनोसेंसी में आ गया ना, मैं उसकी लेवल पे आ गया कि नहीं? मैं छीनने की कोशिश करूंगा तो रोएगा कि नहीं? उसको क्या लगेगा ये मेरा खिलौना छीन रहा है। उसको ये नहीं पता चाकू है, इसे उसको लग सकता है, खून निकल सकता है। उसको लॉजिक कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोग है ना गलतियां क्या करते हैं पता है, सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको सुधारना नहीं है, आपको अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है, अपनी ट्यूनिंग करनी है। जैसे आप ट्यूनिंग में आ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक लड़की कहती है ना कि मुझे एक अफेयर है, फादर को मदर को बोलती है अब मुझे ना उससे शादी करनी है। आप सोचो अगर पेरेंट्स ने रिएक्ट किया तो लड़की भाग के शादी करेगी, इज राइट। आपने पेरेंट्स ने बोले अरे कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसा होता है, ऐसे करके वो उसके साथ एक रेजोनेंस क्रिएट करते, इज राइट। फिर वो उसको लॉजिकली समझा, तुझे पूरा विश्वास है तू उसके साथ रह पाएगी, लाइफ निकाल पाएगी। फिर वो आपकी बातों को थोड़ा सेंसेबल लेगी क्योंकि वो भी अवेयरनेस में आ जाएगी। तो पहले आपको ना अपनी माइंडसेट की ट्रैक से निकलना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी के मिथ से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो। अदरवाइज इज इट पॉसिबल? आप खुद सोच के देखो, आपने बहुत ट्राई किया होगा अपनी लाइफ में, कितने लोगों को सुधारने की कोशिश की होगी, कभी भी आप कामयाब हो ही नहीं सकते क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी में इतना डिफरेंस है, उसको आप नहीं समझा सकते। ये समझो यहां पे है, आप यहां पे है, आप है ना उसको इतने डिफरेंस से नहीं समझा सकते हो, राइट। आप क्या करते हो, आप खुद नीचे आते हो, नीचे आते हो और हीलिंग करते हो, उसको थोड़ा ऊपर लेके आते हो। अब आप दोनों एक लेवल पे आ गए, दोनों आ गए। अब जब दोनों आ गए, अब यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग करना इजी है क्योंकि उन्होंने देखा कि आप मेलो डाउन हो गए, आप खुद नीचे आ गए, आपने अपना ईगो लेवल कम किया, आपने अपना अहंकार को कम किया, इज इट राइट। अब जब आपने कम किया तो वो सोचेगा चलो एक लेवल मैं भी ऊपर आता हूं। दिस इज द थीटा हीलिंग। थीटा हीलिंग को ये मत सोचो क्योंकि जब मैंने थीटा हीलिंग सीखी थी आज से 22-23 साल पहले, उसमें एक एक डेढ़ घंटे के मेडिटेशंस थे, बहुत बड़े बड़े एफर्मेशंस, रिप्रोग्रामिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये बहुत कुछ था। तो मुझे लगा कि यार कोई एक सिचुएशन है जहां मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, मैं इतना कैसे ये सब प्रोसीजर कर सकता हूं। मैंने जब साइकिक सर्जरी भी सीखी तो उसमें 51 स्टेप्स थे मेरे सर के पास। मैं सोचा ये 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर करूं, तब तक तो वो सिचुएशन तो निकल भी जाएगी मेरे हाथ से। वी नीड अ इमीडिएट रिजल्ट। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे ऑरा रिसर्च में समझ में आया कि हम ब्रेथ चेंज करके कर सकते हैं, हम लाइट फोटॉन्स डाल सकते हैं, सिंबल्स डाल सकते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को खुद ऑसिलेशंस ऑफ द चक्रास को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये चेंज करते हैं ना, पूरा एक डिफरेंट अलाइनमेंट क्रिएट होता है हमारे अंदर। आज जितने लोग हैं ना सनातन धर्म के नाम का मतलब झंडा गाड़ते हैं ना, उतना ही वो एंटी फीलिंग इस्लामिक के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। समझ में है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज को आप पकड़ोगे ना तो दूसरा आदमी को इनसिक्योरिटी होगा कि यार इसको पकड़ रहा है मतलब इसको छोड़ेगा वो, तो वो क्या करता है, वो भी पकड़ता है इसको। अब दोनों की लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की ऐसे नेवर एंडिंग है कि नहीं? लेकिन अगर आप एक सोल लेवल पे देखिए तो दोनों की एनाटॉमिकल सिचुएशन तो सेम ही है कि नहीं? दोनों की स्ट्रक्चरल तो सेम ही है कि नहीं? एक्टिविटी अलग है, स्ट्रक्चरल सेम है ना, ब्लड सेम है, बोन सेम है, मसल सेम है, सब ऑर्गन सब सेम है। तो मैं आपको ये कहता हूं आपका डाइवर्शन क्या होना चाहिए कि मुझे, अगर मैं उसके फिजिकल बॉडी को देखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको सोल लेवल को देखूं तो मैं समझता हूं वे आत्माएं तो सब में एक जैसी होती है। अब उसकी जो डिफरेंस ऑफ कल्चरल एक्टिविटी है ना, उसमें मुझे हीलिंग करनी है कि वो डिफरेंस ज्यादा मेरे दिमाग में ना रहे। नाउ इट इज क्लियर? क्योंकि आप ट्रिगर कर रहे हो, दुश्मन को ट्रिगर कर रहे हो, और किसी को भी आप कम मत समझो दुनिया में। आप जो हो, आपसे भी ज्यादा पावरफुल वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी भी उसमें डाल दी है। उसकी तो अपनी एनर्जी थी, आपने उसको अटेंशन देके, आपको नहीं लगता अपनी एनर्जी भी उसमें इन्वेस्ट की? क्या लगता है आपको? आज डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया? क्योंकि पूरी दुनिया ना यूएस पे इन्वेस्ट कर रही है। उसको ये माइंड सेट किया उन्होंने, ये एकदम बड़ा देश है, ये महंगा देश है, ये सबसे उच्च दर्जे का देश है। तो जब हम किसी भी जगह पे उसको इन्वेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली ना उसकी करेंसी तो हाई होने वाली है। हम सोचेंगे आपने 1 रुपया लिया, 10 रुपया लिया, इसके ऊपर सिंबल्स डालो कि मेरी करेंसी भी बहुत पावरफुल है। अब आपकी करेंसी पावरफुल होगी क्योंकि आपने अपनी इंडियन करेंसी पे पावर डाल दिया। अब समझ में आ रहा है? सब लोग क्या करते हैं ना, देश विदेश की जब ऐसे बातें करते हैं ना, ये जो भी इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, तो वो लोग है ना एक्चुअली खुद को इंफीरियर समझते।
और हम दूसरे को सुपीरियर समझ के हम है ना एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं अपने अंदर। तो हमको लगता है आपके पास पैसा आ सकता है या आपके मनी का रेट बढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। देखो देराम का बढ़ गया, सिंगापुर डॉलर का बढ़ गया, यूरो का बढ़ गया, पाउंड का बढ़ गया, डॉलर का बढ़ गया, क्योंकि हम अपनी इंफीरियरिटी, जैसे नेपाल वाले खुद को इंफीरियर समझते, वो इंडिया में आके से वो गुरखा बनते, वॉचमैन सिक्योरिटी वाले बनते हैं। तो ये समझो ना कि वो बेस लेवल पे है, क्योंकि वो इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है, तो इसलिए उनकी करेंसी लेवल डाउन है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे अगर आप उस कंट्री को ब्लेस करोगे तो आपकी भी अपर कंट्री की ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि नहीं। पहले रिसेंटली नेपाल में जाके इवेंट किया, मुझे पता था वहां कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं उनके जितने टेम्पल्स में गया, बुद्धा के टेम्पल में, फिर वो शिवा के टेम्पल में, जहाँ काठमांडू जहां पे भी गया, पोखरा गया, मैंने सब वहां के लोगों को, लोकेलिटी को, कम्युनिटी को बहुत हीलिंग करके वहां पे आया। क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़े एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, अगर हम यंग सोल है तो हमको इन्फेंट सोल को ब्लेस करना है, हम मैच्योर सोल है तो यंग सोल को ब्लेस करना है, हील करना है। तो ये रिप्रोग्रामिंग करोगे ना तो इन लोगों से इरिटेशन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने उनको अपलिफ्ट करना सीख लिया कि नहीं। अब तक तो क्या लगता था, इनसे दूर रहो यार, ये लोग बहुत बेकार लोग हैं, दंगे करते, गरीब लोग हैं, ऐसे, मतलब ऐसा हमारा माइंडसेट है नॉर्मली देखा जाएगा तो, राइट। क्योंकि हमने भी बचपन में ना पेरेंट्स से ये डिफरेंसेस देखे हैं करके, राइट। अभी मैं श्वेतांबर जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे लोग है ना कभी कहते हैं अरे दिगंबर लोग ऐसे होते हैं, मूर्ति पूजक ऐसे होते हैं, नॉन मूर्ति पूजक ऐसे। तो वो डिफरेंसेस ना हमको लगता है कि ये रियली होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंसेस ना हम लोग को कभी ना एक होने नहीं देते। होने देते मुझे बताओ, कभी एक होने नहीं देते। हम क्या करेंगे, उस डिफरेंसेस को हीलिंग करेंगे, क्योंकि इस डिफरेंस को डिसॉल्व कौन करेगा, समवन हैज टू टेक इनिशिएटिव। और वो कौन कर सकता है, जो हमारे जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं। ऐसा नहीं 6 साल में 12 साल में कुंभ लगेगा तभी उसका रिप्रोग्रामिंग होता है, वो तो मास रिप्रोग्रामिंग होता है। लेकिन हम भी डे टू डे ये बीच के 6 साल 12 साल में ये एक्टिविटी करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक ग्लोबल चेंज आएगा कि नहीं। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुका सकते, हम ऐसे वायरसेस को रुका सकते हैं, हम ऐसे जो सोशल न्यू कर्मास होते हैं उसको हम रुका सकते कि नहीं। कितने बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसे राइट, हम उनको तो हेल्प कर सकते कि नहीं। आपके पास काम नहीं है, कभी कभी बीच बीच के टाइम में 10 मिनट आधा मिनट, तो उतना टाइम तो कंट्रीब्यूट करो कि नहीं। आपका तो वो कंट्रीब्यूशन वाइटल रहेगा कि नहीं, मुझे बताओ, राइट। फिर आप कहीं गुरुद्वारा में बैठ के करो, चर्च में बैठ के करो, मंदिर में, साईं के टेम्पल में, कहीं पे भी करो, यहां से आपको सबको वो वाइब्रेशंस छोड़ने हैं। ये ऐसी प्रोग्रामिंग ब्रेन में करोगे, आपको लगता है आपको कभी एंजाइटी अटैक या डिप्रेशन आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइड। हमको समझ में गया कि जब मेरे लिए कुछ नहीं है तो मुझे लोगों के लिए करना है, बात खत्म हो गई। हर बार तो आपको काम नहीं मिलेगा कि नहीं, हर बार तो कुछ करने को नहीं रहेगा कि नहीं, कहीं तो खाली बैठोगे कि नहीं। और उस टाइम पे करो जब आप पूरे ड्रेन्ड हो। ये मैं आपको टाइम भी बताता हूं कब करना है ये एक्टिविटी, जब पूरी तरह से आप ड्रेन्ड हो ना, जब आपको लगता है आज तो मैं बहुत थक गई, आज पूरा दिन मैंने बहुत काम किया, आज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन, उस टाइम पे ये सारी एक्टिविटी करो, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये वाइब्रेशंस बहुत काम आएंगे। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, जब पूरे चार्ज हो ना तब तुम करो। तो चार्ज होने के बाद क्या होता है ना, हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जब आप डिस्चार्ज होके करते हो ना, तब आप कोर ऑफ द पेन को समझते हो, तब आपको डेप्थ समझता है कि मैं तो दुखी हूं, लेकिन पूरा देश तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए दुखी है। मास ऑफ द पब्लिक कितनी बड़ी बड़ी इश्यू से गुजर रहा है करके, मैं तो अपनी घर की समस्याओं से परेशान हूं। समझ में है कि नहीं? कितने लोग तो इस वक्त भूख को, पेन को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने एम्प्टी स्टमक को बर्दाश्त कर रहे हैं। कितने लोग तो अपनों को दूर होते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं, इज इट राइट? तो ये चीजें समझनी है कि आपको उनके लिए बहुत प्रे करना है, जो लोगों को आपने कभी शायद देखा नहीं है, लेकिन आपको सेंस होता है कि इस वक्त कोई तो मास ऑफ द पॉपुलेशन है जिसको आपकी वाइब्रेशंस की जरूरत है। तो व्हाट यू थिंक, कैन यू डू और नॉट? कर सकते हो कि नहीं? Yes. मैं जब भी खाली बैठता हूँ, सपोज मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ, कोई अच्छा मैसेज आया, तुरंत मैं अलग अलग ग्रुप में डाल देता हूँ, और लोग बोलते हैं अरे आज हमको यही मैसेज की जरूरत थी। अब मुझे क्या पता किसको जरूरत थी, मैं इंट्यूटिवली में डालता हूँ, इज इट राइट?
तो ऐसे ही मैं मोबाइल लेके ना सिंबल्स डालना शुरू करता हूँ अपने मोबाइल पे और सोचता हूँ जितने लोगों ने मेरे नंबर सेव किए ना आज सबको हीलिंग जा रही है। मैं अपना ये क्रिस्टल लेके चार्जिंग करता हूँ कि जितने लोगों ने आज तक एसकेएम से क्रिस्टल लिए ना उनके सारे क्रिस्टल चार्ज हो रहे हैं, उनके सारे क्रिस्टल अब रिप्रोग्रामिंग हो रहे हैं, उन्होंने भी खुद फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मतलब ये इंटेंशन डालता हूँ। तो मुझे फिर ऐसा नहीं कोई इवेंट हो तभी मैं परफॉर्मेंस दूं, बगैर इवेंट का भी तो मैं कर सकता हूँ। मुझे क्राउड की कहाँ जरूरत है, मुझे हॉल की कहाँ जरूरत है, मुझे रिट्रीट की कहाँ जरूरत है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। गंगा स्नान करता हूँ ये सोचता हूँ कि सब लोग शायद बिजी है, मैं फ्री हूँ, चलो सबके बिहाफ पे मैंने गंगा स्नान कर दिया, डुबकी मार ली। सी हाउ इट इज इजी फॉर मी। ये मुझे कब आया पता है, 2011 में जब गुरु पूर्णिमा थी, मैं सिंगापुर में था और मुझे बहुत गिल्ट लग रहा था कि मैं क्या ये सिंगापुर में कर रहा हूँ। वहाँ लोग मैसेज कर रहे सर वी आर मिसिंग यू, आप क्यों इंडिया में इवेंट नहीं रखे वहाँ। और वहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे सिंगापुर के मेरे इवेंट में। तो मैंने साईं मंदिर में जाके बोला बाबा आप कहाँ मुझे बुला लिए, यहाँ तो कोई है भी नहीं और वहाँ लोग इतने मर रहे हैं। तो उस दिन मुझे ना ऐसे थॉट साईं ने क्रिएट किया कि जितने भी गुरु है ना तुमको याद है, तुम उनको हीलिंग करना शुरू करो। मैंने 5 घंटा उस दिन मंदिर में बैठा साईं के और मैंने साईं की हीलिंग की। फ्लाइट पे बैठने के बाद सिंगापुर से बॉम्बे जितने भी गुरु मेरे दिमाग में आए ना मैंने सबकी हीलिंग शुरू करना कर दी। मैंने कहा कि आज सब भक्त लोग अपने गुरुओं से कनेक्ट रहेंगे, उनसे ब्लेसिंग मांगेंगे, उनको शायद ड्रेन भी कर देंगे और मेरा काम बनता है कि साइलेंटली उन सबको हील करो ताकि वो और ज्यादा अपने भक्तों को, फॉलोअर्स को ब्लेस कर पाए। अब मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया वो काम। अब तो मैं जब भी खाली रहता हूँ कभी कपिल शर्मा को हील करता हूँ, कभी अमिताभ बच्चन को करता हूँ, कभी नरेंद्र मोदी को करता हूँ, क्योंकि ये सारे पोटेंशियल सोल्स हैं जिनके साथ मास ऑफ द क्राउड कनेक्टेड है। अब इनका कभी डाउनफॉल होता है ना तो कितने लोगों का एक दिल टूट जाता है कि नहीं, अरे इसने ऐसी हरकतें की। अब वो भी बंदा क्या करेगा, वो भी तो ड्रेन होता है कि नहीं। हर इंसान, बिकॉज वी आर इन फिजिकल बॉडी, हमारी इम्यूनिटी जितनी ऊपर जाती है सैचुरेशन, उतनी सैचुरेशन नीचे भी तो जाती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे लोगों को ना साइलेंटली हील करेंगे ताकि लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पाए, उनके अच्छे टॉक निकले, वो अच्छे मैसेजेस दे पाए लोगों को, राइट। तो हमें कुछ नहीं कंपेयर ही नहीं करना, अरे इसका ये अच्छा है उसका ये बुरा है, हमको ये बात में उलझना ही नहीं है। व्हेनेवर वी आर फ्री जस्ट डू दैट वर्क। और स्पेशली जब आपको लगता है कि जिनसे दुनिया परेशान है, राम रहीम से परेशान है, आसाराम बापू से परेशान है, उन लोगों की बैठे बैठे हीलिंग करो आप। हो सकता है आपकी हीलिंग से लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव हो जाए, हु नोज दैट। क्योंकि डार्क एंड लाइट लेसन्स तो कुदरत किसी के थ्रू भी सिखा सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से परेशान होते, कभी कभी हम अपने फैमिली मेंबर से परेशान होते, तो वो भी तो गुरु है, वो भी तो इंसान है हमारे जैसे ही है। इज इट राइट। तो बैठे बैठे आप हील करो, उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है, उनका मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, उनको टाइम पे फूड मिल रहा है, टाइम पे उनको फंडिंग मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो रहा है, उनका कोर्ट केस जो भी है वो सॉल्व हो गया, उनके कॉन्ट्रोवर्सीज ठीक हो गए। ऐसे करके हील कर सकते हो कि नहीं। ये एक्सरसाइज करनी है आपको, दैट इज द थीटा हीलिंग। आई होप आज आप समझ गए कि ये करनी क्यों है हमको। ये नहीं कि बस उस मेडिटेशन में उस मोमेंट में जाना है, थोड़ा अच्छा फील करना है, बट व्हाट नेक्स्ट। बेसिक में तो सेल्फ हीलिंग सीख ली, अब एडवांस का मतलब है यू आर फॉर एवरीवन, यू आर फॉर एवरी टाइम। मतलब जो मोमेंट में आप फ्री हो यू आर फॉर समवन। अपने लिए जब नहीं हो तो दूसरे के लिए हो। नहीं तो लोग दूसरे के दिमाग में वो बातें लेके बैठते हैं और परेशान होते। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जब भी हम किसी के लिए भी परेशान होंगे ना, हम उसकी हीलिंग शुरू कर देंगे कि ये चीजें डिसॉल्व हो गई। बिकॉज उसके बगैर आप नेक्स्ट स्टेप कैसे जाओगे मुझे बताओ। आपने अभी तक जो भी किया ना, ये मत सोचना कि गलत किया या गलत हुआ आपके साथ। एक्चुअली नियति को ऐसा ही होना देना था। मैं कल एक अच्छी वीडियो देखा, कितने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे एक वीडियो देखा जिसमें शकुनी और दुर्योधन की बातें हो रही थी। वो शायद वीडियो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो दुर्योधन ने बोला शकुनी मामा को कि देखो हम तो हार गए, अभी हम 2 ही लोग बचे, तुमने ये क्यों किया, तुमको क्या मिला है करके, है कि नहीं, महाभारत करके युद्ध। उसने बोला बस मुझे ना बदला लेना था। तो बोले किससे बदला, बोलते नहीं वो हस्तिनापुर से, क्योंकि मेरी पूरे फैमिली मेंबर इनके वजह से मर गए। तो बोले अच्छा लेकिन मैं तो जीता नहीं, दुर्योधन बोला। तो बोले मुझे तेरे जीत से क्या लेना देना, मुझे तो बदला लेना था। तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, अच्छा तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया। बोला हाँ, मैं और किसको करता,
तुम्हारी जो जो एंगर थी, तुम्हारी लस्ट थी, मैं उसको हवा दे रहा था, मैं उसको फायर दे रहा था, ट्रिगर कर रहा था, ताकि तुम उस लेवल पे पहुंचे और तुमने वस्त्राहरण किया। तब मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप तुमने लिया, अब मैं तुम्हें युद्ध तक भी लेके जा सकता हूँ। फिर लास्ट में वो दुर्योधन बोला कि लेकिन ये तुमने किया, मतलब तुम्हारे दिमाग में आया कैसे ये सब? बोला ये मेरे दिमाग में नहीं आया, ये ना ये नियति मेरे से करवाना चाहता था। इसलिए देखो कृष्ण भगवान भी वो युद्ध को नहीं रोक पाए। ऐसा मत सोचो ये मैंने किया, ये नियति चाहता था। फिर लास्ट में जब भीम दुर्योधन ये शकुनी को मार देते हैं ना, तब शकुनी मामा नियति को पूछते कि तूने मुझसे जैसे करवाना चाहे ऐसे मैंने किया, आर यू सेटिस्फाइड? तो वहां से आवाज आती यस। तब वो एकदम सुकून से भर जाते कि चलो मैंने विलन का बेस्ट रोल अदा किया। मतलब आप सोचो इस दुनिया में कोई जबरदस्ती बुरा नहीं है, कोई बुरा करना भी नहीं चाहता, नियति उसे करवाना चाहती है, क्योंकि नियति को कर्मा से फ्री करना है, शून्य करना है उसको। कोई मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को टॉर्चर नहीं करना चाहती, कोई हस्बैंड वाइफ को नहीं करना चाहता, कोई पेरेंट्स बच्चे को डांटना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे को डांटते हैं क्योंकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। इज इट राइट? तो ये सब चीज है ना, अगर आप हाई डायमेंशन से सोचोगे, 6th डायमेंशन 7 डायमेंशन से, तो आपको ये 1st 2nd 3rd डायमेंशन की बातें बुरी नहीं लगेगी। अब समझ में आया? आपका विजन कैसा हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा कि नहीं? आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब करने वाले भी ये इंसान नहीं थे, आपको लगेगा स्पिरिट ने किया, तो आपको लगेगा स्पिरिट को किसने करवाया? अच्छा, नियति ने स्पिरिट ऐसे क्रिएट किए। अब समझ में आ रहा है? शकुनी को किसने क्रिएट किया? नियति ने क्रिएट किया। रावण को किसने क्रिएट किया? नियति ने क्रिएट किया। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही जहां हीरो को चुनता है वहीं विलन को चुनता है कि नहीं? गब्बर को किसने बनाया? मोगेम्बो को किसने बनाया? शाकाल को किसने बनाया? डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने तो बनाया कि नहीं? तो आप सोचो ना, कोई आदमी विलन बनता नहीं है, उसको एक किरदार दिया जाता है कि भाई इसको, इसके लिए तुझे ये बनना पड़ेगा। तो नो वन इज एनिमी इन एनीवेयर। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब लोग बेचारा अपना उस समय पे किरदार निभा रहे हैं। यू हैव टू ब्लेस देम कि वो जल्दी उस किरदार से बाहर आ जाए। ज्यादा टाइम अगर उस रोल में रहेंगे ना मोनोटोनस, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपने देखा ना, कोई आदमी एक टाइम सक्सेस के लिए बहुत मरता है और सक्सेस मिलने के बाद उसी से वो फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन में आता है कि अभी आगे क्या, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना आगे उसके पास। अच्छा, हिट हो गया, फेमस हो गया, पैसे आ गए, ये आ गए। सोनू निगम भी एक टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उसके बाद बहुत उसने ट्वीट किया, ये किया, केस किया, लोगों ने उस पर केस किया। अब उनके पॉडकास्ट सुनना सोनू निगम के, इतनी जेन्युइनली वो बोलते हैं यार अपने आप में कुछ था ही नहीं, खाली भी हम सोचते थे मैं ये करूंगा, मैं उसका ऐसा करूंगा, ना उसने ऐसा कुछ किया, ना मैंने, मुझे कुछ करना था, बस मुझे सिर्फ देखना था ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना था। लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब हो जाते उस सिचुएशन में, हम कैरिड अवे हो जाते कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज समझ लो कि हमें अपनी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है ना, उसमें अटेंशन ज्यादा डालना है। ऐसा नहीं कि बाउंड्रीज बनानी है या बाउंड्रीज क्रॉस करके किसी को दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो माइंडसेट रखो ही मत। माइंडसेट क्या रखना है कि जब भी मेरे को कुछ काम नहीं होना, मैं दुनिया के लिए काम करूंगी, तो आप जल्दी एग्जिट हो जाओगे यहां से, पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ना बाहर निकलने के लिए लाइट चाहिए, लव चाहिए। दिस इज द लास्ट थिंग फॉर रिप्रोग्रामिंग। जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में, लाइट चाहिए, द लास्ट थिंग इज द लव। विदाउट लव यू कैन नॉट एग्जिट। हो सकता है, मुझे बताओ, हम लोग भले करुणा के आपको कंपैशनेट सिंबल सिखा रहे हैं, बट दैट कंपैशन इज नॉट अल्टीमेट। कंपैशन के आगे एक अनकंडीशनल लव होता है, वो दे बगैर ना आप एग्जिट कर ही नहीं सकते हो। सिंबल्स तो कंपैशन के अंदर जाएंगे, लेकिन निकलना तो लव ही पड़ेगा। जब तक प्यार देंगे नहीं ना, आदमी निकलेगा नहीं बाहर, ये चीज ध्यान में रखना। तो उसके लाइट एंड लव को आपको ट्रिगर करना है। भले उसकी एब्सेंस ऑफ लाइट आपको ट्रिगर कर रही है, लेकिन आपको उसको लाइट देनी है। उसके पास लव नहीं है इसलिए आप परेशान हो, आपको उसको लव देना है, वो चीज देनी है जो उसके पास नहीं है। बात खत्म हो गई कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? मैं जहां पे भी कोई कंट्री में जाता हूं ना, वो मुझे पूछते सर कहाँ इवेंट रखना है, क्या सब्जेक्ट रखने हैं। मैंने कहा वो बात की बात करो, पहले मेरे है ना सीनियर सिटी सेकंड इनिंग हाउस में फ्री टॉक्स रखो, आश्रम में रखो या कहीं पे जेल में रखो। तो मुझे लगता है ना, पहला मेरा अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कमर्शियल एक्टिविटी तो बात की बात है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मेरा कंट्रीब्यूशन होता है मुझे सेटिस्फेक्शन, फिर इवेंट कैसे भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मास ऑफ द पब्लिक के लिए जो गया था ना, मेरा काम हो गया। इज राइट? इसलिए मैं इतने पॉडकास्ट करता हूं कि आज अगर आप यहाँ 50 लोग हो तो एक पॉडकास्ट में कम से कम 50,000 से 5 लाख लोग वीडियो देखते, तो मेरा तो काम बन गया कि नहीं? क्योंकि जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं, लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मेरा टॉक तो पहुंच सकता है कि नहीं? तो आप भी सोचो ना कि जरूरी नहीं कि मेरे जैसा टॉक देना, मेरे जैसी बातें करना, आप अपने सिंबल्स, अपने वाइब्रेशंस, अपने भाव भी तो डाल सकते हो कि नहीं? हाँ जी। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? राइट? किसी के भी सत्संग में जाके बैठो, हीलिंग करो, किसी के भी गुरु के प्रवचन में जाओ, हीलिंग करो, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको एक डिवाइन फील्ड चाहिए, एक डिवाइन एनर्जी चाहिए गुरु की सानिध्य में, जहां से आप लोगों को अच्छे वाइब्रेशंस भेज सकते हो। और नहीं है तो फिर मंदिर गुरुद्वारा तो पड़े ही है। आपको लगता है कहाँ सत्संग में जाऊं, कहाँ ढूंढने बैठूं, तो ये तो सब खुले ही पड़े हैं ना, कहीं पे भी चले जाओ आप। राइट? अदरवाइज अपने घर को ही मंदिर बनाओ, दैट इज द बेस्ट थिंग, कि घर पे बैठे बैठे ये कर सकते हो। आई होप आज आप समझ गए हो कि ये थीटा हीलिंग का मतलब क्या है, ये एडवांस का मतलब क्या है, कि सिर्फ आप खुद एडवांस नहीं कर रहे हो, आप लोगों को भी एडवांस कर रहे हो। मतलब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनको तो बेसिक में लाने के लिए आप इंटेंशन डालो। आप तो बेसिक से एडवांस में आ गए हो, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे तो आप फिर शायद पीएलआर में जाओगे, आप शायद वननेस में जाओगे, क्योंकि आपने नीचे किसी को अपलिफ्ट किया तो ऊपर वाले ने आपको अपलिफ्ट किया। मैं हमेशा कहता हूं, यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। इज इट राइट? आपने कर्मा को अपना एंड किया, आप कर्मा की साइकिल से बाहर आ गए, तो आप फ्री विल में आ गए। जैसे आप फ्री विल में आ गए तो आप लोगों के लिए ओपन हो गए। डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग? अब कर्मा से बाहर आ गए कि नहीं? क्यों कर्मा से बाहर आ गए? क्योंकि इतनी मास हीलिंग की, इतनी प्रे की, इतनी सेल्फ हीलिंग की कि अब आपको कोई चीज का लगता ही नहीं है। सी कर्मा वो नहीं है कि जहां पे पनिशमेंट होनी चाहिए या सफरिंग होनी चाहिए। कर्मा वो है कि जहां पे आपको कोई चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअल नहीं, मेंटली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, तो यू आर कर्मा फ्री पर्सन। तो मुक्त हो गए, और मुक्त होने वाला तो कुछ भी कर सकता है ना? जैसे बच्चा कैसे है ना, स्कूल से जैसे बाहर आता है ना, और वो कुछ भी करता है, खेल सकता है, फ्रेंड्स के घर पे जा सकता है, लंच कर सकता है, सो भी सकता है, क्योंकि वो फ्री विल में आया। जब तक स्कूल में था उसको एक एक लेक्चर अटेंड करने कंपलसरी थे, लेकिन जैसे वो घंटी बजती और वो बाहर आता है, उसका वो फ्रीडम, वो फ्री विल में उसको लेके आता है। तो आपको भी ऐसा करना है कि आप अपने कर्म के बंधीजन में से बाहर आ जाओ, वो आई क्लाउड के कर्म से बाहर आ जाओ, जहां पे आप भी एक लूप साइकिल में फंसे पड़े हो। सब लोग आप बाहर आ गए, मैं मेडिकल फील्ड की प्रैक्टिस से बाहर आ गया तो मैं फ्री विल में आ गया कि नहीं? नहीं तो आप सोचो, मैं हॉस्पिटल में ये सब कर सकता? पेशेंट को मैं ये लेक्चर दे सकता? नहीं दे सकता। तो मुझे टाइम लगा, अपने 26 साल लगे कि मेरे को ना समझ आ जाता है, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं भूल गई पूरा। देखो क्या है ना, भूलना बुरी बात नहीं है, लेकिन भूलना को पछतावा नहीं रखना चाहिए कि मैं भूला क्यों, भूली क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम सभी लोग जब तक चीजों को भूलेंगे नहीं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे? है ना? अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 3 दिन पहले आपने लंच में कौन सी वेजिटेबल खाई, आप भूल गए, तो क्यों भूल गए? क्योंकि वो डिजॉल्व हो गया ना। अब उसको याद करके क्या करेंगे? मतलब बच्चे लोग ना परेशान होते हैं जब दादा दादियां पकड़ के बैठते हैं और पुरानी बातें बोलते हैं, तो बोलते हैं यार ये दादी अभी तक भूली नहीं, 40 साल पहले की बातें, 50 साल पहले की बातें। कितना इरिटेट होता है कि नहीं? तो हम तो ब्लेस्ड है कि हम भूल जा रहे। इज इट राइट? लोग अपना नाम भी भूल जाते, लोग अपना काम भी भूल जाते, लोग अपना एग्जिस्टेंस को भूल जाते, और तभी तो लोग बुद्धा बनेंगे। जब तक हमको सब चीजें याद रहेगी तो हम यहां से एग्जिट कैसे होंगे? सिंपल है ना? तो आपको भी ये समझना है कि नियति चाहती है कि भाई तुम पकड़ रहे थे इसलिए तुम परेशान हो रहे थे, अब तुमने भूलना शुरू कर दिया, अब तुम फ्री हो गए। हाँ, अब अच्छा रहता है। तो अच्छा लगे, इसको बीमारी मत समझो, उसके लिए गिल्ट मत करो, मुझे याद नहीं रह रहा है। इज राइट? यस। और कोई? पीएलआर में इमेजिनेशन हो सकता है, जो हम देखते हैं वो। देखो पीएलआर ऐसा है ना कि इसमें दोनों चीजें होती है, एक एक्चुअल जो चीजें हुई है वो भी होती है, और एक इल्यूजनरी है जो हम अपने दिमाग में भ्रम क्रिएट करते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में हीलिंग तो करनी है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बात जो मैंने देखी थी ये सच थी या झूठ थी, क्वेश्चन ये है कि अभी आप कितना तैयार हो उसको डिसॉल्व करने के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे अंदर वो छवि है
चाहे वो हुई थी या नहीं हुई थी, है ना। जैसे हम कैसे एक भूत की पिक्चर देखते हैं और रात को हम सो नहीं सकते, तो उस भूत की जो पिक्चर की छवि तो है ना, एक इमेज तो है ना अंदर, तो वो ट्रिगर तो होती है ना रात को, तो डिसॉल्व तो करनी पड़ेगी कि नहीं। तो ये आपको सोचना है